A very good morning to all B.Ed students, learners, teachers, motivators and well wishers। आज की इस वीडियो में हम चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में B.Ed फर्स्ट ईयर के पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो कि B.Ed फर्स्ट ईयर का चौथा पेपर है, के लिए 2019 में जो क्वेश्चन पेपर का निर्माण किया गया था के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर दिए गए कंटेंट के बारे में PDF फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे इसी नाम से चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन टेलीग्राम पर भी आ सकते हैं। वहाँ पर भी आपको PDF में फाइलें उपलब्ध करवा दी जाएंगी। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2017 और उसके बाद के बैच जो हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चन पेपर है। अगर आपको टेलीग्राम या चैनल से संबंधित किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप B.Ed के संबंध में विशेषकर स्टडी के संबंध में कोई आपके मन में कुछ बात है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9355695753 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। B.Ed के पेपरों के संबंध में हमने एक वीडियो का निर्माण किया है जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा, जो कि B.Ed फर्स्ट ईयर के पेपरों के संबंध में है। अगर आप इस वीडियो से अधिकतम फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को शुरुआत से आखिर तक देखना चाहिए और वीडियो के संबंध में जो महत्वपूर्ण बिंदु बताए जाते हैं पेपर के संबंध में वो आपको नोट करने चाहिए। आपके पास सिलेबस का एक प्रिंट आउट होना चाहिए और उस सिलेबस के प्रिंट आउट पर आप इन क्वेश्चनों को मार्क कर लें ताकि हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के संबंध में वीडियो है उस वीडियो के द्वारा भी आप क्वेश्चनों को मार्क कर लें। और 2019 में ये जो प्रश्न पत्र निर्माण किया गया था इन प्रश्नों को आप प्राइमरी की बजाय सेकेंडरी लेवल पर स्टडी करें। असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर के संबंध में हमारी एक वीडियो बनाई गई है जिसमें कि हमने इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के बारे में पूरे सिलेबस की चारों यूनिट के बारे में चर्चा की है। तो उस चीज़ का लिंक आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। आप यहाँ क्लिक करके वो वीडियो भी एक बार आवश्यक रूप में देख लें। इस वीडियो का टाइटल इस रूप में है, इसमें आप असेसमेंट फॉर लर्निंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है के बारे में आपको बताया गया है। सिलेबस का एक प्रिंट आउट निकालें और उस प्रिंट आउट पर ये जो मुख्य प्रश्न बताए गए हैं इन सभी क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिए। इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में यहाँ इस जगह दिया हुआ होगा। इस वीडियो को भी आप आवश्यक रूप में देख लें। प्रश्न नंबर 1 जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रश्न पत्र के दोनों ही रूप इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम में पूछा जाता है। सबसे पहले प्रश्न पत्र इंग्लिश मीडियम में पूछा जाता है और उसके बाद में इन्हीं प्रश्नों का अनुवाद हिंदी माध्यम के रूप में भी किया हुआ होता है। तो शॉर्ट आंसर टाइप में 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न एक यूनिट से चुनाव करते हुए चारों यूनिट से एक एक प्रश्न पूछा जाता है। इसमें जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट, मेरिट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, रिमाइडल टीचिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी क्रू कराओ। तो ये चारों ही प्रश्न जो हैं वो कोई इतने अधिक मुश्किल नहीं है। अगर आपने रेगुलर पाठी के रूप में ये स्टडी की हुई है तो आपको इनमें किसी भी तरह की कोई परेशानी आने वाली नहीं है। सामान्य से प्रश्न जो हैं वो पूछे गए हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बाद में लॉन्ग टाइप आंसर होते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन 16 नंबर का होता है। इसमें आपको करीबन 3.5 से 4 पेज जो होते हैं, करीबन 7 से 8 साइड, मैक्सिमम 8 साइड आपको लिखनी चाहिए।
प्रश्न का उत्तर देने से पहले दोनों ही प्रश्न को अच्छे से समझ लेना चाहिए और आपको उसी प्रश्न का उत्तर देना चाहिए जिस प्रश्न के बारे में आप ज़्यादा अच्छे ढंग से और बढ़िया विस्तृत रूप में आप लिख सकते हैं। तो यूनिट 1 में यूनिट नंबर 1 से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, इन दोनों में से एक प्रश्न करना है। आगे भी इसी तरह 4 यूनिट में 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न ही करना होगा। अगर आप दोनों प्रश्न कर देते हैं तो आपने जो प्रश्न पहले अटेम्प्ट किया है उसका उत्तर चेक कर दिया जाता है और दूसरे प्रश्न के उत्तर को क्रॉस कर दिया जाता है। इसलिए कभी भी दोनों प्रश्न एक यूनिट में से ही लिखने का प्रयास न करें। तो प्रश्न नंबर 2, What do you mean by assessment? Explain the importance of assessment। तो सामान्य सा और आसान सा प्रश्न है कि असेसमेंट क्या है और इसका क्या महत्व है। तो इस प्रश्न को आप बहुत ही बढ़िया तरीके से आसानी से अच्छे विस्तृत रूप में वर्णन कर सकते हैं। एक्सप्लेन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्जामिनेशन रिफॉर्म इन इंडिया। तो ये प्रश्न भी एक तरह से कोई इतना अधिक मुश्किल नहीं है। दोनों प्रश्नों में जो प्रश्न आपको अच्छा लगता है उस प्रश्न के बारे में आपको उत्तर देना चाहिए। यहाँ इन प्रश्नों के बारे में भी अगर हो सके तो आप अपने एक बुक पर नोट कर ले कि व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट। तो असेसमेंट से संबंधित जो मोटे मोटे जो बिंदु हैं उनको आप एक शॉर्ट नोट में लिख लें। ठीक इसी तरह एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ असेसमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ असेसमेंट मुख्य हेडिंग रखते हुए उसके बाद में इससे जुड़ी हुई जो सब हेडिंग है उनको भी आप पॉइंटों में लिख लें। तो इससे आपका प्रश्न लिखने का जो एक अनुभव है वो बढ़िया हो जाएगा और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको बहुत ही अच्छे नंबर दिलाने में सहायक होगी। इस तरह आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है वो लॉन्ग में लिखने की बजाय शॉर्ट रूप में थोड़ा थोड़ा हेडिंग लिखते रहना चाहिए ताकि आप इन प्रश्नों का अच्छे ढंग से उत्तर दे पाओ और अच्छी आपकी परसेंटेज बन पाए। यूनिट नंबर 2 में जो 2 बड़े प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट आर द मेजर टूल ऑफ एवेल्युएशन, एक्सप्लेन इंटरव्यू अलोंग विद इट्स मेरिट एंड डीमेरिट। तो यहाँ मूल्यांकन के टूल्स के बारे में पूछा गया है, इसके साथ साथ जो इंटरव्यू जो साक्षात्कार है उसकी मेरिट और डीमेरिट के बारे में भी पूछा गया है। प्रश्न नंबर 5 में एक्सप्लेन द प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। जो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं उसकी कैसे प्लानिंग की जाती है और किस तरह एक अचीवमेंट टेस्ट को प्रिपेयर किया जाता है के संबंध में प्रश्न पूछा गया है। यूनिट नंबर 3 प्रश्न नंबर 6, डिस्क्राइब द रोल ऑफ आईसीटी इन एग्जामिनेशन सिस्टम। परीक्षा प्रणाली में आईसीटी की क्या भूमिका है, क्या रोल है के संबंध में यहाँ प्रश्न पूछा गया है। तो आईसीटी का कोई भी अगर टॉपिक है किसी भी सिलेबस में तो वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ करके याद कर लेना चाहिए क्योंकि ये वर्तमान में परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, भविष्य में भी ये आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रश्न नंबर 7 में यहाँ 2 प्रश्न पूछे गए हैं। कभी कभार पेपर सेटअप जो करते हैं वो लॉन्ग आंसर टाइप को 2 पार्ट में डिवाइड करके 8-8 नंबर के जो 2 प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ इन्होंने जैसे ये प्रश्न पूछा है ओपन बुक सिस्टम और दूसरा इसमें है ग्रेडिंग सिस्टम। तो ये दोनों ही प्रश्न जो है वो 8-8 नंबर में बांट करके आपको इनके अंक दिए जाएंगे। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए थोड़ा शॉर्ट रूप में आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। इन प्रश्नों का उत्तर भी आपको करीबन 2 पेज यानी कि लगभग 4 साइड तक ही देना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा देंगे तो फिर आपका एक प्रश्न जो है वो रह जाएगा, आप पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। यूनिट नंबर 4, डिस्क्राइब द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल असेसमेंट। एजुकेशनल असेसमेंट में स्टैटिस्टिक्स की क्या नीड और इम्पोर्टेंस है। तो इस पेपर में आपको स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट होता है चौथी यूनिट में जिसमें कि आपको इसकी थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही करने होते हैं। तो अगर आप थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों में से एक भाग भी कर लेते हैं तो आपके लिए दोनों भागों में से एक एक जो प्रश्न पूछा जाता है वो अक्सर ऐसा
मौका बन जाता है। लेकिन फिर भी आप थ्योरी के भाग को तो अच्छे से पढ़िए ही पढ़िए, इसके साथ साथ न्यूमेरिकल जो पार्ट है उसमें आपको हल्की सी प्रैक्टिस करनी होगी, और हल्की सी प्रैक्टिस करने के बाद में आपके जो अंक है वो सर्वाधिक मिलेंगे। यानी कि न्यूमेरिकल पार्ट का जो क्वेश्चन है उसमें आपके जो नंबर होते हैं वो कटने के जो चांस हैं वो बहुत कम या न के बराबर होते हैं, अगर आपने उस प्रश्न को एक सही और अच्छे ढंग से अटेम्प्ट कर दिया है तो। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 9 न्यूमेरिकल क्वेश्चन के रूप में है, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय मेथड ऑफ रैंक डिफरेंस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिलेटेड टू द एज ऑफ हस्बैंड एंड देयर वाइव्स। तो ये एक न्यूमेरिकल पार्ट है और इसमें आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में, इसका जो रैंक डिफरेंस वगैरह जो है वो एक तरह से इसमें देखना होगा। तो इस क्वेश्चन के न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो यहाँ एज और उनकी वाइफ की एज जो है वो दी हुई है। अगर आपको न्यूमेरिकल पार्ट अच्छे से आता है तो आप ये न्यूमेरिकल पार्ट करें, वरना इस प्रश्न में जो थ्योरी के रूप में जो नीड और इम्पोर्टेंस पूछी गई है वो काफ़ी आसान है और आप उस प्रश्न को अच्छे ढंग से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के प्रश्न के बाद में हिंदी माध्यम में प्रश्न पत्र पूछा जाता है। इसमें भी सामान्य उन्हीं प्रश्नों को केवल मात्र हिंदी अनुवाद करके लिखा हुआ होता है। तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को एक बार इंग्लिश मीडियम के प्रश्न भी पढ़ लेने चाहिए। ठीक इसी तरह इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को भी एक बार हिंदी माध्यम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो जरूर पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो हिंदी और इंग्लिश में अगर आप दोनों में पढ़ेंगे तो वो काफ़ी अच्छा होगा। 4 नंबर के जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, आंकलन का संप्रत्यय, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण के लाभ, उपचारात्मक शिक्षण, प्रसामान्य प्रसंभाव्यता वितरण का संप्रदाय। तो ये जो हिंदी के जो शब्द होते हैं ये कभी कभार थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इन प्रश्नों को एक बार आप इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ लेते हैं तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आती हैं, क्योंकि अधिकतर क्लासों में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के विद्यार्थी होते हैं। तो इसलिए अध्यापक को पढ़ाने के दौरान हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम को समान रूप में प्रयोग करना पड़ता है। इकाई नंबर 2, आंकलन से आप क्या समझते हैं? आंकलन की महत्वता का वर्णन कीजिए। आंकलन यानी असेसमेंट। व्यापक एवं सतत आंकलन की भारत में हुए परीक्षा बदलाव के संदर्भ में वर्णन कीजिए। तो ये दोनों प्रश्न भी सामान्य से ही प्रश्न हैं, बल्कि आप 2 नंबर प्रश्न पे थोड़ा सा फोकस करें तो वो थोड़ा सा ज़्यादा आसान है। यहाँ आपको दूसरे प्रश्न में भारत में हुए परीक्षा बदलाव के संदर्भ में वर्णन करना है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको थोड़ा ज़्यादा समझ करके लिखना होगा। यूनिट नंबर 2 का प्रश्न नंबर 4, आंकलन के मुख्य उपकरण कौन से हैं? साक्षात्कार का इसके लाभ तथा हानियों सहित वर्णन कीजिए। तो ये आंकलन के संबंध में पहले भी प्रश्न पूछा गया था और यहाँ इसके आंकलन के संबंध में मुख्य उपकरणों के बारे में पूछते हुए एक तरह से उपकरण के रूप में साक्षात्कार है, उसके केवल मात्र लाभ और हानियों के बारे में यहाँ पूछा गया है। इकाई नंबर 2 का दूसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, उपलब्धि टेस्ट की प्रयोजना तथा बनाने की व्याख्या कीजिए। उपलब्धि यानी अचीवमेंट जो टेस्ट होते हैं वो, इसकी किस तरह से प्रयोजना की जाती है और उसके बाद में इसके निर्माण के संबंध में व्याख्या पूछी गई है। इकाई नंबर 3, प्रश्न संख्या 6, परीक्षा प्रणाली में आईसीटी की भूमिका की व्याख्या कीजिए। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी शैक्षिक तकनीक का शिक्षा में क्या भूमिका है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 में 2 प्रश्न पूछे गए हैं और ये दोनों प्रश्न, वैसे तो बड़ा प्रश्न 16 नंबर का होता है, लेकिन यहाँ ये दोनों प्रश्न 8-8 अंक के रूप में आपको मानने होंगे। तो यहाँ इसमें 2 प्रश्न खुली पुस्तक प्रणाली और ग्रेडिंग प्रणाली, ये दोनों ही प्रश्न 8-8 नंबर के रूप में आपको करीबन 4 साइड यानी कि 2 पेज पर इसका उत्तर देना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप देंगे तो आपका समय अधिक लगेगा और ऐसी परिस्थिति में आप पूरा पेपर जो है वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इकाई नंबर 4, शैक्षिक आंकलन में सांख्यिकी
की आवश्यकता तथा महत्व की व्याख्या कीजिए। तो अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है, न्यूमेरिकल पार्ट पे आपकी अच्छी पकड़ नहीं है, तो इस चौथी यूनिट का थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो आपको अच्छे से समझ करके याद कर लेना चाहिए, क्योंकि अधिकतर इसमें ऐसा ही होता है कि एक पार्ट जो है वो थ्योरी के रूप में और दूसरा पार्ट जो है वो न्यूमेरिक के रूप में, संख्या के रूप में, सांख्यिकी के रूप में पूछ लिया जाता है। जैसे इसका जो दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखे आंकड़े जिनका संबंध पतियों और पत्नियों की उम्र से है, कोटि क्रम विधि से सह संबंध गुणांक निकालिए। तो कोटि क्रम विधि का प्रयोग करते यहाँ आपको सह संबंध यानी कि कोरिलेशन निकालना है। तो अगर आपकी मैथ में अच्छी पकड़ है और आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं तो आपको ये प्रश्न करना चाहिए। वैसे न्यूमेरिकल पार्ट का ये फ़ायदा होता है कि इसमें मैक्सिमम नंबर जो होते हैं वो मिल पाते हैं और नंबर कटने की संभावना यहाँ न के बराबर होती है। इस प्रश्न के अगर न्यूमेरिकल प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसमें पति की आयु और पत्नी की आयु इस तरह टेबल में बनाई हुई है और आप इसका जो को रिलेशन जो है वो आप निकाल सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आपके साथ बीएड में जो अन्य विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन विद्यार्थियों को भी आप इस वीडियो को व्हाट्सएप या किसी अन्य माध्यम से शेयर करें, ताकि इन वीडियो का बीएड के ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।